हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आपके गुरु जी आपके पास में हैं। तो आज हम क्या करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था। स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मतलब जो मेरी हमारी इस चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर होने वाले हैं वो हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स पे होंगे, एंड जो नेक्स्ट के 2 लेक्चर होंगे वो हमारे किस पे होंगे बच्चों, मैकेनिक्स पे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो मैकेनिक्स पे होगा। वी विल स्टार्ट मैकेनिक्स फ्रॉम देयर हेयर फ्रॉम नाउ। तो आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसने भी देखो, आप सबको ग्रेडियंट, कर्व और डाइवर्जेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने भी अगर वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं ग्रेडियंट, कर्व और डाइवर्जेंस, जाके सबसे पहले देख लो, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि उनका इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, उसके बिना आपको ये जो है समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो आपने बचपन मीन्स 12th क्लास में, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था एक्स वाई जेड के अंदर। मीन्स एक्स वाई जेड के अंदर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, जिससे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट क्या एक्चुअली में सिर्फ हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या? क्या एक्चुअली में हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या? नहीं, हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। अब हम मान लो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमें कोई भी स्फेरिकल सिमेट्री चाहिए होती है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या नीड पड़ी हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसे हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रिमेंबर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ हुआ वो हम जानेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें जरूरत पड़ी, क्यों हमने इसको लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, और हम ऑर्थोगोनल, अगर हमें सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम, सिमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें सिलेंड्रिकल की सिमेट्री को यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जाएंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा एंड जेड से। आर थीटा एंड जेड से कह सकते हो, या आर फाई एंड जेड से कह सकते हो। ठीक है, और स्फेरिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आर थीटा एंड फाई। स्फेरिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा एंड फाई। जिस तरह से हम कार्टेशियन में हम एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक तो हमारे होते हैं आर के कंपोनेंट्स, वाई थीटा के कंपोनेंट्स और फाई के कंपोनेंट्स। ठीक है, और अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, मीन्स 2 डायमेंशन की हम बात करें, 2D की हम बात करें, तो 2D के अंदर हम कार्टेशियन में क्या लेते हैं? एक्स वाई लेते हैं। जनरली हम एक्स वाई लेते हैं, लेकिन हमारे चॉइस होते हैं कि हम एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, एक्स जेड भी ले सकते हैं, एनी चॉइस। ठीक है, जनरली हम जनरल हम बात कर रहा हूँ कि हम एक्स वाई लेते हैं। और हम एक और आता है हमारे 2D के अंदर, विच इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, थोड़ा वहाँ पे खिचड़ी सी पक गई। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हमें आर और थीटा की टर्म्स में लिखना हो। ठीक है, हमें आर और थीटा की टर्म्स में लिखना है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो मैकेनिक्स में हमें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं मैकेनिक्स में और ईएमटी के अंदर, जहाँ हम इन सब का यूज़ करेंगे। डिफरेंट, जब हम सेंटर ऑफ मास निकालना हो स्फेरिकल किसी भी स्फीयर का या फिर एंगुलर मोमेंटम, तो हम इन बेसिकली सब कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिक्स का ही पार्ट है, तो हम इसे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। वैसे ये मैथमेटिकल फिजिक्स का भी पार्ट है। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी हमारे ऑर्थोगोनल कन्वर्जेंट सिस्टम आते हैं। जब हम लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो आपने कल वाले लेक्चर के अंदर, क्या आपने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व को अच्छे से समझ लिया था? अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं आती तो प्लीज सबसे पहले जाके मेरे पहले वाले 2 लेक्चर देखो। अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी बुक में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना रखे तो उसमें से आप रिवाइज कर लो अगर नहीं आते तो। ठीक है, ग्रेडियंट आना जरूरी है, डाइवर्जेंस तो आप चाहे बाद में रिवाइज करना। इस लेक्चर के लिए ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाके पहले वाले 2 लेक्चर देखो। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे इस YouTube की फैमिली को ग्रो होने में मदद होगी, इस चैनल को ग्रो होने में मदद होगी और लोगों तक जा भी सकेगी, मतलब बाकी लोग भी इसे देख सकेंगे। सिंपली मेरा ये कहना है। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। शेयर, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। तो बचपन में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, किसी ज़माने में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, जो कि हम, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी जेड एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर हमारा कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट है? यूनिट वेक्टर का, आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस में हमारा क्या होता है? इट इज़ जे कैप एंड इट इज़ के कैप। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ अस, सबको पता है ये बात। हमने 12th में वेक्टर्स पढ़े और 11th में भी पढ़े, तो हमें पता है सिंपल एक्स के अंदर आई कैप होता है, वाई के अंदर जे कैप होता है और जेड के अंदर के कैप होता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, और ओरिजिन से मान लो हमारे यहाँ कोई पॉइंट है P, इट इज P। ओरिजिन, दिस इज व्हाट ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 एंड 0। इसको में किसी को डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन से हम किसी भी P पॉइंट पे अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। आप सोच रहे होंगे सर ये तो वेक्टर अलजेब्रा में भी आपने बार बार रिवाइज क्यों करवा रहे हो? हम बच्चे थोड़ी ना, हमें पता है। चलो अच्छी बात है, आपको पता है तो एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, देखो ओरिजिन से हमने P की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और उसको हम नोट करते हैं आर वेक्टर से। आर वेक्टर हमारा क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। एक्स क्या? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। वाई हमारा क्या? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन एंड इट इज वाई डायरेक्शन। एंड जेड हमारा क्या? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, मीन्स के डायरेक्शन, के कैप की डायरेक्शन के अंदर होगा। यहां तक सबको पता है? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक स्मॉल वेक्टर लिखूं, डी आर वेक्टर, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
यहाँ से जो हमारी टर्म, यहाँ से अब जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स के कंसेप्ट को करने में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ से बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो डी आर वेक्टर को मैं क्या लिखूँगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। इसमें किसी को कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, देखो आई हैव टोल्ड यू दैट आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारा कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर हमारे कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफाइंड है तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ये हम वेक्टर अलजेब्रा में कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर, डी आर वेक्टर क्या है हमारा, ध्यान से सुनो, what is our dr vector? It is simply a change in position vector, small change in position vector, right? Small change in position vector। इसमें किसी को कोई डाउट? dr वेक्टर हमारा स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, ऐसे ही उसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में क्या है, वो dx आएगा और dy आएगा, ऐसे ही dz आएगा। सिंपल है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ग्रेट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो dr है उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली अ dx आई कैप dy j कैप dz के कैप। यहाँ तक हमें समझ में आ चुका, ग्रेट, ठीक है। अगर तो dx हमारा क्या है यहाँ पे, dx इज द स्मॉल चेंज इन x डायरेक्शन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन r कैप वेक्टर। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। dx हमारा क्या है यहाँ पे, dx इज द स्मॉल चेंज इन x कैप इन i कैप डायरेक्शन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन द वेक्टर r, कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर r। ऐसे ही dy हमारा क्या है, इट इज स्मॉल चेंज इन द y कैप डायरेक्शन, it is small change in the j cap direction due to small change in the r vector and corresponding dz हमारा सिमिलरली वही आ जाएगा। तो अगर हमारा जी आ चुका है तो एक हमारे टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, वो होता है हमारा लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट मीन्स कोई भी हमारी लेंथ है, देखो कोई भी हमारी अगर लेंथ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है हमारा लेंथ एलिमेंट। देखो अगर हम कोई भी वेक्टर है हमारा स्मॉल वेक्टर dr वेक्टर, अगर उसके चेंज को मैं x के आई कैप की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मीन्स मैं एक आई कैप की डायरेक्शन में स्मॉल चेंज लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ। लेंथ एलिमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। लेट मी से स्मॉल change in x डायरेक्शन, क्या लिख सकता हूं इसमें, इसे मैं क्या सिंपली dx नहीं लिख सकता। दोबारा सुनो, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, लेट मी शो यू अगेन, ये देखो ये था हमारा, इसके अंदर मैं स्मॉल चेंज इन x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन है। मेरे कर्सर की आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा कर्सर है वाइट, स्मॉल चेंज इन x डायरेक्शन को मैं क्या सिंपली dx नहीं लिख सकता, इट इज सिंपली अ dx। ओके ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके ग्रेट, यही मैंने वही लिखा है, इट इज स्मॉल चेंज इन x डायरेक्शन दैट इज dx। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लेंथ एलिमेंट लेना चाहें, अगर हम कोई भी लेंथ एलिमेंट लेना चाहें x डायरेक्शन में तो हम क्या ले सकते हैं, सोचो। इफ वी वांट टू टेक a length element, if we want to take a length element in x direction, length
एलिमेंट इन एक्स डायरेक्शन, क्या वो मैं dx नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, सिंपली dx। ओके ग्रेट। सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं, मीन्स लेंथ एलिमेंट इन y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कितना लिख सकता हूं मैं? dy लिख सकता हूं। और अगर मैं z डायरेक्शन की बात करूं, क्या वो सिंपली मैं dz नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। यहां तक समझ में आ गया लेंथ एलिमेंट क्या होते हैं? इट इज सिंपली अ स्मॉल चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ एलिमेंट से। ठीक है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कार्टेशियन हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज सिंपली एक्स वाई जेड होता है, राइट। इनके प्रपोर्शन में हमारे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? इट इज सिंपली आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तो हमें बेसिक पता है, ठीक है। तो मैंने अभी बात करी कि हमारे लेंथ एलिमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, स्मॉल चेंज इन एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ? इट इज सिंपली डी एक्स। एंड ऐसे ही अगर मैं स्मॉल चेंज इन वाई डायरेक्शन की बात करूँ, वो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी वाई लिख सकता हूँ। और ऐसे ही अगर मैं डी जेड की बात करूँ, इट इज सिंपली what? It is simply a small change in z direction. Okay, it is clear? Great. चलो अब मान लो आपसे कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है, वो अगर किसी ने आपसे पूछा कि dx क्या होता है, dx क्या होता है, क्या होता है dy, क्या होता है dz, तो आप क्या बताओगे? आप सिर्फ यही बताना कि ये क्या होता है? दिस इज द लेंथ एलिमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, लेंथ एलिमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज द लेंथ एलिमेंट इन वाई डायरेक्शन, एंड डी जेड ए इट इज लेंथ एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया? यहां पे कोई डाउट? ओके ग्रेट। इतना पेजेस ऐड करूँ बच्चों, जा। तो अभी हमने पढ़ा कि डी आर वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथ एलिमेंट में डाउट होना चाहिए। देखो, लेंथ एलिमेंट इन x direction, that is simply our dx। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ लेंथ एलिमेंट इन y डायरेक्शन, क्या होगा बच्चों? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, that is dy। ऐसे ही सिंपली लेंथ एलिमेंट इन z डायरेक्शन कितना होगा? dz होगा, राइट। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी वेक्टर r को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। जब अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वेक्टर अलजेब्रा में बताया था, ठीक है। ओके, अगर मैं इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t क्या है यहाँ पे? हमारा टाइम है। अगर मैं इस वेक्टर r को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारा क्या आना चाहिए? इट इज सिंपली dr बाई डी टी, dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मेरी वीडियो हट रही होगी ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dr बाई डी टी dx अपॉन डी टी आई कैप dy अपॉन डी टी जे कैप, और
dz अपॉन dt के कैप। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को भी डाउट तो प्लीज़ बताओ। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ बेसिक ही चल रहा है, ज़्यादा हमने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं खींची है। ठीक है, बेसिक चल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ अभी तक करा क्या है, हमने सिर्फ अभी तक लेंथ एलिमेंट निकाले हैं, आर वेक्टर निकाला है कि हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है। इट इज सिंपली एक्स आई कैप, वाई आई कैप, जेड के कैप। अभी हम करके आए हैं। फिर मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी हमें निकालना है, जो कि हमने अभी यहाँ निकाला है, जो कि अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं कहूँ आपको कि मैं डी आर बाई डी टी को, सॉरी डी एक्स बाई डी टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स डॉट से। यहाँ पे हमारी डॉट क्या रिप्रेजेंट करी? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर हमारी एक्स डॉट, एक्स के ऊपर डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ऑलवेज रिमेंबर इट। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ऐसे ही मैं डी वाई बाई डी टी को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इट इज सिंपली वाई डॉट, और डी जेड बाई डी टी इट इज सिंपली जेड डॉट। यहां तक किसी को डाउट नहीं? ग्रेट, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डॉट का मीनिंग क्या है? डी आर बाई डी टी एक्स डॉट आई कैप, वाई डॉट जे कैप, जेड डॉट के कैप। क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक चल रहा है। तो अभी हमने फाइंड किया है कि आर वेक्टर का डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट आई कैप, वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। अब ये क्या है? हम आर डो वेक्टर डॉट को क्या लिख सकते हैं? हम क्या ये लिख सकते हैं? इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी, जो हमने पिछली बार यहाँ पे माना था। ये पी पॉइंट माना था ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है? इट इज अ पोजीशन वेक्टर पी। ऐसे ही तो डी आर डॉट इसका, ये इसको क्या करूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं कि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी इन एक्स वाई जेड सिस्टम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक्स डॉट हमारा क्या है? एक्स डॉट है हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या हाँ एक्स डॉट हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है बच्चों? है, बिल्कुल है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा वाई डॉट क्या आ जाएगा? इट इज सिंपली अ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और जेड डॉट हमारा क्या आ जाएगा? जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां तक इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप इस फॉर्मूले को हमेशा रिमेंबर रखना की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आता क्या है हमारे पास। हमने कई बार इसको यूज़ किया हुआ है बचपन में। एक्स डॉट आई कैप, वाई डॉट जे कैप, जेड डॉट
के कैप। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, विद टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता r डबल डॉट इज इक्वल्स टू x डबल डॉट i कैप y डबल डॉट j कैप प्लस z डबल डॉट k कैप? क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमारे पास जो अभी टर्म आई थी r, जो हमारी वेलोसिटी थी p पॉइंट की कार्टेशियन रिस्पेक्ट में, x डॉट आई थी, y डॉट आई थी, z डॉट आई थी, इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या आ चुका, r डबल डॉट आया, x डबल डॉट आया, y डबल डॉट मीन्स r डबल डॉट क्या है, एक्सेलरेशन है p पॉइंट पे, p पॉइंट की इन द कार्टेशियन सिस्टम, इन रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन सिस्टम। x डबल डॉट क्या है हमारी, x डबल डॉट हमारी क्या है, एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p पॉइंट, p वेक्टर लगा लो, ठीक है, p वेक्टर। y डबल डॉट क्या है, y कंपोनेंट ऑफ, y डबल डॉट है क्या हमारा, इट इज अ y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमारा z कंपोनेंट आ जाएगा, इट इज सिंपली अ z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो हमें पता है कि r वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x i कैप y j कैप प्लस z k कैप से, और dr वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ dx i कैप dy j कैप dz k कैप। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और अभी मैंने फाइंड किया था कि इसको डिफरेंशिएट करने पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा। और इसको जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे ये चार रिजल्ट हमारे आ चुके हैं जो हमने कार्टेशियन सिस्टम से निकाले, ड्राइव करें। ठीक है, इसे कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब ये सिंपल है, चार बेसिक रिजल्ट हैं जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाले। तो अब आते हैं अगले पे। देखो, तो उसके लिए मुझे पहले एक बनाना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम। ओके जी, 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके गाइस, ये सबको समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे एरिया एलिमेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, लाइन एलिमेंट आपको समझ में आ गया कैसे क्या होते हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया एलिमेंट। देखो, ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है, एंड ये मान लो हमारी वाई एक्सिस है, और ये मान लो हमारी जेड एक्सिस है। अब ये कोई भी हमारा एरिया है, क्या है हमारा ये, इट इज सिंपली, मैं पेन चेंज कर लेना, इट इज सिंपली अवर एरिया, दिस इज अवर एरिया एलिमेंट है बच्चों ये, इट इज सिंपली अवर एरिया एलिमेंट ए। तो हमारा लेंथ एलिमेंट क्या होता है हमें पता है, dx होता है। मान लो कि ये dx है, dx लेंथ का एक ऐसे एलिमेंट पड़ा है, और ये क्या है, dy है।
ये कौन से प्लेन में पड़ा है? इन एक्स वाई प्लेन। और हमें खासकर हमें पता है कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना कोई उसकी डायरेक्शन भी आएगी। और एरिया को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एरिया सिंपली, इसका एरिया कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। लेंथ कितनी है इसके बच्चों? dx है। और ब्रेथ कितनी है? dy है। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इट इज सिंपली अ k कैप डायरेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर रहता है, या तो प्लस के कैप आएगा या माइनस के कैप आएगा, ये कोई जरूरी नहीं, हम बता सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो क्या मैं एरिया वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकता? दिस इज अवर एरिया एलिमेंट, दिस इज अवर एरिया एलिमेंट इन के कैप डायरेक्शन। जब मैं बात करूं जेड डायरेक्शन की, इन के कैप डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, इट इज सिंपली dx dy। ऐसी अगर हमारा मान लो ये प्लेन होता हमारा, इसमें एक्स जेड प्लेन में, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं हम dx होती और इसकी ब्रेथ मान लेते हैं dz होती। तो ये इसका डायरेक्शन क्या थी? जे कैप में होती, कुछ ना कुछ आती। तो एरिया एलिमेंट इन z डायरेक्शन, सॉरी j डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन क्या होगा? एरिया एलिमेंट इन y डायरेक्शन हमारा कितना होगा बच्चों? dx इंटू dz होगा, j कैप। समझ गए ना? ऐसी अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई भी एरिया एलिमेंट होता कि कहाँ पे होता? YZ प्लेन में होता, तो x कैप के डायरेक्शन में क्या आ जाता? इन x डायरेक्शन की हम बात करें तो कितना आता उसका एरिया एलिमेंट? इट इज सिंपली dy इंटू dz। इसे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सिंपली प्रोडक्ट समझना। डायरेक्शन हम प्रॉब्लम वाइज निकालेंगे कौन सी डायरेक्शन हो सकती है। इट इज आई कैप, सॉरी, लेट मी इरेज इट। आई कैप की डायरेक्शन, ये समझ में आया? यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, उसमें लिख देना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूंगा। तो अभी हमने क्या किया? हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक एरिया वेक्टर को चूज किया, हमने एक एरिया वेक्टर कंसीडर किया, वो एक्स वाई प्लेन में है और उसकी जो लेंथ है वो dx है और dy उसकी ब्रेथ है, और उसका जो डायरेक्शन वो किस तरफ आएगी? z के कैप की डायरेक्शन में आएगा, हमें पता है। तो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हमारा जो एरिया एलिमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज सिंपली अ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने कर दिया, हमने क्या किया? dx dy कर दिया के कैप की डायरेक्शन में। ऐसे ही तो ये क्या आ गया? हमारा एरिया एलिमेंट आ गया किसकी डायरेक्शन में? के कैप की डायरेक्शन में। ऐसे ही हमने y कैप की डायरेक्शन में y में किया, y कैप j कैप की डायरेक्शन में हमने एरिया एलिमेंट लिया। मीन्स हमने कौन से प्लेन में लिया एरिया? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में हमने उस एरिया एलिमेंट की क्या लेंथ मानी? ये वाला एरिया एलिमेंट जो हमने लिया था, दिस इज dA। हम एरिया एलिमेंट को डिनोट कैसे करेंगे? dA के डिनोटेशन, दिस इज d, यहाँ पे देख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहाँ पर dA वेक्टर से हम डिनोट करेंगे किसको? एरिया एलिमेंट को। dx मानी, उसकी ब्रेथ कितनी मानी? dz, वो किसकी डायरेक्शन में है? j कैप की डायरेक्शन। ऐसे ही अगर हमने yz प्लेन में लिया था तो वो किसकी डायरेक्शन में आता? एरिया एलिमेंट x डायरेक्शन में। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी हम करके आए हैं, क्या करके आए हैं? एरिया एलिमेंट लिख के आए हैं बच्चों। एरिया एलिमेंट इन x डायरेक्शन क्या होगा? हमें पता है सिंपली x डायरेक्शन में क्या होगा? dy इंटू dz होगा। ऐसी एरिया एलिमेंट इन y डायरेक्शन की हम बात करें क्या होगा? वो किसके प्लेन में होगा? एक्स जेड की प्लेन में होगा। मीन्स dx इंटू dz लिख सकता हूँ।
एरिया एलिमेंट इन z डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो कितना होगा, इट इज सिंपली z डायरेक्शन में कितना होगा, dx इंटू dy हो जाएगा। यहाँ इन तीनों में किसी को कोई डाउट हो, सिंपली यहाँ पर मुझे मेल कर देना physicsguru33@gmail.com। कोई भी डाउट हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बेसिक है, ठीक है, इजी प्रूफ है, हम आराम से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एरिया एलिमेंट निकाल लिए, लेंथ एलिमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब क्या रहेगा, अब हमारा सिंपल सा रहेगा वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे, हमें पता है कि वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इट इज सिंपली dx इंटू dy इंटू dz, क्या होगा, dx dy dz। Always remember these concepts. This will help in you next upcoming lectures and to solve the numerical problems. एक अनाउंसमेंट होगी बच्चों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, वो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। आई थिंक इन वेडनेसडे और थर्सडे को एक वीडियो आएगी, उसमें सरप्राइज की बात होगी। वो क्या सरप्राइज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया, अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, इन द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पर हम किसकी बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्टेशियन ठीक है। तो हमने पहला निकाला, पहला पॉइंट क्या फाइंड किया, आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने किया, हम लेंथ एलिमेंट निकाला। वो क्या होता है, इट इज सिंपली dx होता है, dy होता है, y डायरेक्शन में अगर निकालना है, z dz होता है, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, वेलोसिटी, हमने निकाला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला इन डिफरेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। देन हमने क्या निकाला, एरिया वेक्टर निकाला, जो हम करके आए थे एक्स वाई प्लेन में। हमने एक एरिया में लिया था जो dx dy था, ऐसे वगैरह था, ठीक है। और फिफ्थ हमने क्या निकाला, हमने क्या फाइंड किया फिफ्थ में, बताओ, हमने निकाला वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, आप इसको देख लेना। मैं साथ मतलब बनाऊंगा, थोड़ी सी इमरजेंसी है बच्चों, आज मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, वेट अ मिनट, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम करेंगे पोलर सिस्टम और
स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, उसमें भी हम एरिया वेक्टर लेंथ एलिमेंट ये सब निकालेंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारा छोटा सा है, एक बार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर समझ में आ गया तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है बच्चा। ओके।